मैं कोशिश करूंगा कि निर्धारित समय में मैं अपनी बात कहूं, और अगर आपको इच्छा होगी तो आपकी जो जिज्ञासा, उत्सुकता, कोई सवालात होंगे उनका हम जवाब भी दे सकते हैं जितना मुझे ज्ञान है थोड़ा बहुत, और बाकी एक विमर्श सामने उभर सकता है आपके सवालों और हमारे जवाब के बीच से। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, जितने लोग बैठे हैं मंच पर, उन सभी के प्रति आभार कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में, जयंती तो बीत गई लेकिन उसके बाद कम से कम एक अच्छा सेलिब्रेशन, एक अच्छा आयोजन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय का नामकरण भी बाबा साहब के नाम पर है, और इस समय देश के अनेक ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो बाबा साहब के नाम पर इनका नाम है। उनमें कई विश्वविद्यालयों में जाने का मुझे मौका भी मिला है। मैं इस विश्वविद्यालय के कैंपस में पहली बार आया हूँ, हालांकि इस शहर में आना जाना रहा है। मैं 7-8 साल टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी अखबार में, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जो अधेड़ उम्र के हैं, कि मैं पटना में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के नवभारत टाइम्स अखबार में आया था दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर, और काफ़ी दिन रहा। तो 89 का इलेक्शन जब मैं कवर कर रहा था, 1989 का नवभारत टाइम्स के लिए, तो इस पूरे इलाके से मैं भ्रमण मैंने किया है और दूर तक गया हूँ, तो मैं वाकिफ हूँ। लेकिन विश्वविद्यालय में पहला मौका है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और अपनी बात मैं शुरू करता हूँ। आपने विषय मुझे दिया है अंबेडकर और आज का भारत, व्यापक विषय है। इसके कुछ स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं मैं पहले उनको आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारी, पहली बात तो ये देखना चाहिए कि आज के भारत में डॉक्टर अंबेडकर की रिलेवेंस या उनका क्या मतलब, क्या महत्व है। उसके पहले थोड़ी सी बातें मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, बीए और एमए में, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में 2 धारणाएं हम लोगों के दिमाग में थी, और केवल ये मेरे नहीं, मेरे साथ पढ़ने वाले तमाम लोगों में। पहली धारणा तो ये थी कि एक आदमी जो भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन रहा, और दूसरी धारणा थी कि समाज का जो दलित सेक्शन है, जो उत्पीड़ित सेक्शन है, उसके लिए काम करते थे। बस ये 2 धारणाएं बाबा साहब के बारे में थी। लेकिन बाबा साहब के बारे में इसके आगे कुछ जानकारी नहीं मिलती थी। हम लोग यूनिवर्सिटी रोड एक है इलाहाबाद में, जो लोग इलाहाबाद से वाकिफ होंगे वो जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी रोड है। यूनिवर्सिटी रोड पर एक तरफ दुकानें हैं जो किताबों की दुकानें हैं। किताबों की दुकानों पर टॉल्स्टॉय, चेखव, पुश्किन, गोर्की, मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, सबकी किताबें मिलती थी। लोहिया की किताबें मिलती थी, नरेंद्र देव की मिलती थी, गांधी जी की मिलती थी, नेहरू जी की मिलती थी, और दुनिया में जिसका नाम आप लीजिए बड़े बड़े लोगों की, सबकी किताबें मिलती थी। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की किताब या उनके बारे में बहुत कम, शायद मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर पर जो पहली किताब मैंने खरीदी वो तब खरीदी जब मैं एमफिल में चला गया, एमफिल पीएचडी करने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली। तो एक मुकम्मल किताब जाति के कॉन्टेक्स्ट में पहली बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किताब मैंने पढ़ी। तो मैं इसलिए ये सूचना आपको दे रहा था कि जब देश का एक मशहूर विश्वविद्यालय जिसको पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, जब वहां भी आसपास लाइब्रेरी में हो सकता है कुछ किताबें रही हो, मैं नहीं जानता, लेकिन उस वक्त भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भारत के संविधान के, उनके बारे में, उनके वाङ्मय, उनकी किताबें, उनका लेखन, उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी लिखित तौर पे या टंकित तौर पे उपलब्ध थी बाजार में। और ये महज संयोग नहीं है कि इतने बड़े विद्वान की कुछ एक किताबें मराठी में, अंग्रेजी में तो आई,
लेकिन हिंदी में तो बहुत कम आई थी, और संयोगवश हम लोग हिंदी वाले थे, तो अंग्रेजी में किताबें थी लेकिन वो भी उपलब्ध नहीं हो पाती थी इस एरिया में। पहली बार मराठी में जो वाङ्मय छपा वह भी महाराष्ट्र में छपा, और महाराष्ट्र में ही पहली बार अंग्रेजी में भी वाङ्मय छपा, कलेक्टेड वर्क्स जिसको बोलते हैं। और बाद में जब यूपीए का शासन था, यूपीए 1, तो कुमारी शैलजा एक केंद्रीय मंत्री थी जो कल्याण मंत्रालय में संभवतः थी उस वक्त, अनुसूचित जाति वगैरह के लिए जो मंत्रालय है केंद्र में, तो उनके कार्यकाल में हिंदी में पहली बार अंबेडकर साहब का पूरा वाङ्मय छपा, कलेक्टेड वर्क छपा, और तब हिंदी वालों को बाबा साहब के बारे में जाति से लेकर और वर्ग और तमाम विषयों पर एक जगह कहीं पढ़ने को मिला। तो ये मैं बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि भारत में कई ऐसे दार्शनिक विचारक हैं जिनका साहित्य, जिनकी वैचारिकता के बारे में जानकारियां कम रही हैं। आज़ादी मिलने के बाद हमने दुनिया भर के लोगों के बारे में पढ़ा, लिखा, छापा, लेकिन भगत सिंह के बारे में और अंबेडकर के बारे में सबसे कम छपा, सबसे कम पढ़ा गया। शुरू के दौर में भगत सिंह के बारे में भी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। भगत सिंह के बारे में सिर्फ यही जानकारी हम लोगों को मिलती थी कि बहुत लड़ाकू आदमी थे, उन्होंने बम फेंक दिया था सेंट्रल असेंबली में, और बड़े वीर पुरुष थे, और अमीन आजादी के दीवाने थे वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात बिल्कुल बाद में सामने आई जब बड़े इतिहासकारों की अगुवाई में रिसर्च की गई, खासकर दिल्ली में, पटियाला में, चंडीगढ़ में। जब रिसर्च में नई चीजें निकली, जब जेल डायरी निकली, जेल के नोट्स निकले, तब पता चला कि भगत सिंह इतनी कम उम्र में वो आदमी इतना बड़ा थिंकर कैसे था। एक दुनिया का ये आश्चर्य कि एक इतनी कम उम्र का आदमी जो बिल्कुल बालक यानी किशोरावस्था और युवावस्था के बीच में जिसकी जिंदगी खत्म कर दी गई हो, वो इतना पढ़ा लिखा कैसे था, इतनी समझदारी कैसे थी। और अम्बेडकर तो उनके पास तो बहुत उम्र भी रही और विशद लेखन भी उन्होंने किया बहुत बड़ा। तो ये जो दो कैरेक्टर इंडियन हिस्ट्री के हैं, कंटेम्पोरेरी इंडियन हिस्ट्री के, इन पर मुझे ताज्जुब होता है कि ये दोनों अलग अलग धाराओं के भले रहे हों, लेकिन इनको हमारे प्रतिष्ठानों ने इतना इग्नोर क्यों किया। राजनीतिक प्रतिष्ठानों ने किया, एकेडमिक प्रतिष्ठानों ने किया, विद्वत मंडली ने किया, इस देश की क्यों किया। इस क्यों का जवाब मैं बाद में दूंगा अपने इस व्याख्यान के उत्तरार्ध में। लेकिन ये बात मैं आपके समक्ष दर्ज करना चाहता था कि भगत सिंह और अंबेडकर को इग्नोर किया गया लगातार आजादी के बाद, और ये जब स्थितियां बदल गई देश में, खासकर 90 के आसपास, तब अचानक इन दोनों का उभार हुआ। पंजाब और दिल्ली के आसपास काफी रिसर्च हुई अंबेडकर पर, भगत सिंह पर, और अंबेडकर के लिटरेचर पर, उनके वाङ्मय पर महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ, अन्य जगहों पर भी काम हुआ। और आज की तारीख में अंबेडकर और भगत सिंह दोनों का जो साहित्य है हमारे लिए उपलब्ध है, हम पढ़ सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं। वरना पहले जो धारणा बाबा साहब के बारे में थी, जैसा मैंने कहा कि एक दलित आइकन और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट, तो ये बात मैं अपनी शुरुआत में क्या देना चाहता था। दूसरी बात जो मैं दोस्तों कहना चाहता हूं कि आज़ादी की लड़ाई, क्योंकि आज के भारत का जिक्र हम कर रहे हैं, तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई एक ही विचारधारा ने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। ये बात सही है कि लीडरशिप जो थी, नेहरू गांधी की जो ट्रेडिशन है या जो उनकी विरासत जिसको आज हम कहते हैं, उसी राजनीतिक चिंतन धारा ने भारत की आज़ादी की अगुवाई। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अनेक धाराएं भारत में मौजूद थी, विचारों की और राजनीति की। अगर आप अपने देश में, क्योंकि हमारा देश बहुत डाइवर्स है, ये कोई यूरोप के एक देश की तरह नहीं है, एक ही ये देश नहीं महादेश कह सकते हैं। और इस महादेश में अनेक धाराएं हैं, अनेक विचार हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं। तो विविधता इस देश की पहचान है, खूबसूरती है। और इस मुल्क में ये महज संयोग नहीं कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी अनेक विचारधाराएं थी, अनेक सोच के लेवल थे, और उपधाराएं भी उसकी थी। अगर ब्रॉडली देखा जाए, ब्रॉडली
तो ये कौन कौन सी विचारधाराएं थी, कौन कौन सी धाराएं थी जो आजादी की लड़ाई को रिप्रेजेंट करती हैं? तो मैंने जैसे पहले कहा, एक तो कांग्रेस की धारा थी जिसको महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद उसको कॉन्क्रिटाइज किया, उसका सुदृढ़ीकरण किया, उसको व्यापक बनाया। वे वह जो धारा थी बुनियादी तौर पे जो इंडियन लिबरल्स थे, जो भारत के मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के बीच से उभरता हुआ एक समाज था, लिबरल समाज, लिबरल इंटेलेक्चुअल का अलग अलग पेशे में वे लोग थे, कुछ वकील थे, कुछ इंटेलेक्चुअल थे, कुछ एकेडमिशियन थे, वगैरह वगैरह। इन सब के बीच में से वो धारा उभरती है। लेकिन गांधी जी जब आते हैं तो उसको वो जन धारा बनाते हैं, उसको व्यापक जन समुदाय के साथ जोड़ते हैं, और उसके बाद नेहरू और अन्य लोग आते हैं। तो पहली धारा मैं मानता हूं आजादी की लड़ाई की, और यही धारा जो है आजाद भारत होने पर उसने सरकार में सबसे पहले उसका कार्य संचालन किया। दूसरी धारा जो है अगर देखा जाए आजादी की लड़ाई की, तो क्रांतिकारियों की है, जिनको आप रेडिकल्स बोलते हैं। उस समय उनको आतंकवादी बोलते थे, आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, उस समय उनको टेररिस्ट बोलते थे। इतिहास की कई किताबों में आप पाएंगे उनका नाम टेररिस्ट, क्योंकि शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं कालखंड में, अलग अलग कालखंड में इतिहास में या समाज में शब्द अपना अर्थ बदल देते हैं। जैसे कुशल शब्द आज माना जाता है कि दक्ष, लेकिन एक दौर में कुशल शब्द जब बना होगा तो उस शिष्य को कहा जाता था जो गुरु के आश्रम में पढ़ता था और पुष्प उखाड़ कर लाने में वो दक्ष होता था, तो वहां से कुशल बन गया। तो वैसे ही टेररिस्ट शब्द जो है वो हमारे देश की आजादी की लड़ाई के जो अति क्रांतिकारी लोग थे उनको कहा जाता था। और आज अगर आप उस शब्द को कहेंगे तो लोग आप पर बहुत कोप करेंगे, लेकिन ये सही है कि इतिहास की पुरानी किताबों में आपको ये मिलेगा। लेकिन वे हमारे जो महान क्रांतिकारी हैं, हम उनको इस शब्द से जो आज रूढ़ हो चुका है अतिवादियों के लिए या हिंसक लोगों के लिए, हम उससे उसको नहीं जोड़ते। तो वे क्रांतिकारी धारा दूसरी है जो आजादी की लड़ाई में हमारे यहाँ मौजूद थी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं अनडाउटेडली, निस्संदेह भगत सिंह। एक तीसरी धारा भी थी आजादी की लड़ाई के दौरान जो कम्युनिस्टों की थी, कम्युनिस्टों। और आजादी की लड़ाई में मेरठ षड्यंत्र कांड हो या लाहौर कांड हो या अनेक कांड हुए, उसमें वे भी भारी पैमाने पर गिरफ्तार किए गए, बहुत टॉर्चर झेला उन लोगों ने। तो एक कम्युनिस्टों की भी धारा थी, उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट, चार पांच धाराएं जो हमने बताई अभी। तो ये आजादी की लड़ाई की हिस्सेदार थी। एक और धारा थी राजनीतिक लोगों की जो आजादी की लड़ाई की हिस्सेदार नहीं थी, लेकिन उस समय मौजूद थी। संयोगवश आज की स्थितियों में वही उसी धारा के जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं देश की सत्ता का संचालन कर रहे हैं। आरएसएस से मेरा मतलब है, आरएसएस उस समय भी मौजूद था। 1925 में इसका गठन हो गया था, उसी के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन हुआ। तो 1925 में गठित आरएसएस सीधे तौर पे आजादी की लड़ाई का हिस्सेदार नहीं था, लेकिन वो भी अपने ढंग से अलग अलग ढंग से काम कर रहा था। हिंदू महासभा जो उससे बिल्कुल अलग था, उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं था, उसकी तरफ से जो सावरकर थे वो उसमें कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे थे आजादी की लड़ाई में, और उनका एक योगदान आजादी की लड़ाई में था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बाद के दिनों में जब वो अंडमान से जो घटनाक्रम हुआ जिसमें माफीनामा उनका आया, उसके बाद से वो पुनः अपने को उन्होंने पूरी तरह असंपृक्त कर लिया पूरी की पूरी राजनीतिक धारा से, और वो सोशल रिफॉर्म के कुछ काम करने लगे। मुझे उनके काम को देखने का भी मौका मिला है रत्नागिरी जाकर, और वो वहीं केंद्र बनाकर रहने लगे। तो ये मैं एक ब्रॉडली आपके सामने एक सिनेरियो पेश कर रहा था ताकि आप डॉक्टर अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन को समझ पाएं और आज के भारत में वो क्यों रिलेवेंट हैं, क्यों हमारी चुनौतियों के लिए वो आकाशदीप की तरह है। आकाशदीप जिसमें जहाज जो है समंदर में चलते हैं तो आकाशदीप पहले होता था और उनको रास्ता दिखाता था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत की मौजूदा चुनौतियों के क्यों सबसे बड़े आकाशदीप हैं, मैं इसीलिए इतना विस्तार से पहले एक बैकग्राउंड आपको सुना रहा था, और अब मैं आता हूं कि क्यों डॉक्टर अम्बेडकर को मैं आकाशदीप कहता हूं आज के भारत का। दोस्तों, इतिहास में कई बार लोग इग्नोर किए जाते हैं, नजरअंदाज किए जाते हैं, लेकिन इतिहास नई करवट जब लेता है तो वही लोग स्टैब्लिश हो जाते हैं और महानायक के रूप में उभरते हैं। मुजफ्फरपुर के इस विश्वविद्यालय में
जिसका नाम बिहार विश्वविद्यालय था, आखिर बाबा साहब के नाम पर इसका नामकरण क्यों होगा? नागपुर में हो गया वो तो बात समझ में आ सकती है, यहां क्यों हुआ? दिल्ली में क्यों एक अम्बेडकर विश्वविद्यालय है? लखनऊ में क्यों एक अम्बेडकर विश्वविद्यालय है? तो अम्बेडकर विश्वविद्यालयों की जो ये कतार है, ये पहले तो नहीं सोची गई थी। तो सामाजिक जो उथल पुथल है, लोग सवालों का जो जवाब ढूंढ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए रास्ता खोज रहे हैं, उस दौर में डॉक्टर अंबेडकर अचानक रिलेवेंट होकर उभरे हैं। एक जमाने के जो बहुत रिलेवेंट माने जाने वाले लोग थे, वो डॉक्टर अंबेडकर के सामने उतने रिलेवेंट नहीं रह रहे हैं। ये इतिहास का एक बड़ा सच है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। डॉक्टर अंबेडकर को पहले मैंने जैसा बताया कि ये कहा गया था कि ये दलितों के आइकन है, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का भारत के समाज को बदलने, राजनीति को एक नई दिशा देने में कितना बड़ा योगदान है, इस पर हमने, हमारे समाज ने, हमारे एकेडमिशियंस ने विचार ही नहीं किया शुरू के दौर में। ऐसा नहीं कि इतिहास उनके सामने नहीं था, इतिहास के घटनाक्रम उनके सामने नहीं थे, तथ्य उनके सामने नहीं थे, बिल्कुल थे। कॉन्शियसली नजरअंदाज किया गया, इरादतन नजरअंदाज किया गया उनके रोल को, ताकि जो महानायक उभारे गए थे उनके ऊपर आंच न आए। उनके सामने अंबेडकर एक बड़ी जो है रोशनी बनकर न उभर जाए। क्या कल्पना कर सकते हैं? लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब अंबेडकर ने तो आजादी की लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया था। आजादी की लड़ाई के बारे में अंबेडकर के विचार अलग थे। उनका मानना था कि सिर्फ राजनीतिक तौर पे लड़कर और बदलाव करके भारत को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं बनाया जा सकता है। हमारे किसी पूर्व वक्ता ने यह बात कही भी अपने ढंग से, लेकिन मैं कोट करता हूं, और मैं कोट करता हूं डॉक्टर अंबेडकर की उस बात को कि वो कैसे उनका पर्सपेक्टिव भारत में डेमोक्रेसी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में कैसे डिफरेंट था, और उसका जो कंटेंट है वो गांधी जी, नेहरू जी या जितने बात के लोग हैं, इंक्लूडिंग जयप्रकाश नारायण, लोहिया, सबसे बिल्कुल डिफरेंट था। और वो मैं इन सबको, मैं जिन लोगों का नाम लिया, मैं इनको कम नहीं करके आंक रहा हूं, ये बड़े लोग हैं, लेकिन इन लोगों से भी सबसे डिफरेंट कैसे है अंबेडकर का पर्सपेक्टिव, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक भाषण दिया था। आमतौर पे हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को, और हम सब लोग जो कंटेम्पररी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं, या उनके बीच से सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, हम मानते हैं कि आज़ादी के दिन, यानी स्वतंत्रता जब भारत को मिली, उस रात को जो नियति से साक्षात्कार जो नेहरू जी की स्पीच है, वो स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे महानतम स्पीच है, ये आमतौर पे लोग मानते हैं। लेकिन हिस्ट्री के अदना स्टूडेंट के नाते मेरा यह मानना है कि 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो स्पीच दिया था, वो आजाद भारत की सबसे बड़ी स्पीच है, सबसे महानतम स्पीच है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि नेहरू जी की स्पीच नियत से साक्षात्कार और बाबा साहब की 25 नवंबर 1949 की स्पीच को मैंने एक एक शब्द असंख्य बार पढ़ा है और उनको समझने की कोशिश की है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसी स्पीच में कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम एक लोकतांत्रिक देश हो जाएंगे। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू हो जाएगा, जो डेमोक्रेसी में होता है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्तर पर विषमता कायम रहेगी। मैं इसका संक्षिप्तीकरण कर रहा हूं, लंबा पैराग्राफ है, जो मूल बात अम्बेडकर की है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन सामाजिक आर्थिक विषमता कायम रहेगी, वह अगर नहीं पाटी गई निकट भविष्य में, तो लोग संविधान को बेमतलब कर देंगे और बड़ी मेहनत से बनाए गए संविधान की जो नींव की जो बिल्डिंग है, का जो भवन है, उसको ध्वस्त करने पर उतारू होंगे। इस तरह की बात डॉक्टर अम्बेडकर ने कही। इसी स्पीच में एक जगह वो ये कहते हैं कि किसी मुल्क का संविधान जो है अच्छा हो, इसका मतलब नहीं कि वो देश में डेमोक्रेसी भी अच्छी होगी। और दोस्तों, मैंने दुनिया के
बहुत सारे मुल्कों में देखा है अपने प्रोफेशनल कामकाज के दौरान, जब भी मुझे दुनिया के कई देशों में जाने का मौका मिला। अब मैं दुनिया के सारे देश में तो घूम नहीं सकता, वो कोई देश का सिर्फ एक ही आदमी घूम सकता है, लेकिन मैंने देखा है कि जितने महाद्वीप मैंने देखे हैं, लगभग दुनिया में जितने महाद्वीप हैं मैं सब जगह गया हूँ। और मैंने बेहतरीन जो दुनिया के देश हैं, खूबसूरत देश हैं डेमोक्रेसी के हिसाब से, मैं उनमें भी मैं गया हूँ। और मैंने वहाँ क्या पाया कि अनेक देश ऐसे हैं दोस्तों दुनिया में जहां अभी भी राजा और रानी है, किंगडम जैसे लगता है कि राजघराना कोई रूल कर रहा है मुल्क में, राजा और रानी है, लेकिन उनकी डेमोक्रेसी क्या खूबसूरत डेमोक्रेसी है, अद्भुत डेमोक्रेसी है, जहां की सीबीआई या आईबी या हमारे यहाँ जो एजेंसी है ना, हमारे यहाँ की एजेंसी, इसी तरह की जो वहां एजेंसीज हैं, इनकी काउंटर पार्ट वो उस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के यहाँ भी छापा मार लेती है। इतनी डेमोक्रेसी है उनको इतनी ऑटोनॉमी है। लेकिन अपने मुल्क में क्या है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये आपके जरिए बात करना चाहता हूं कि जहां राजा और रानी भी प्रतीक के स्तर पर अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उनके पास उतना खूबसूरत संविधान नहीं है जितना भारत के पास है। भारत का संविधान अनोखा संविधान है। इतने सुंदर संविधान के बावजूद हमारी डेमोक्रेसी जमीन पर कहां है? उनकी डेमोक्रेसी जमीन पर है, हमारी डेमोक्रेसी कागज पर है। कागज पर खिले हुए गुलदस्ते की तरह हमारी डेमोक्रेसी है और उनकी जमीन पर लहलहाती हुई फसल की तरह है। ये फर्क है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यही बात कहते हैं अपनी महानतम स्पीच में कि अगर हमने समाज में जो विषमता है इसको खत्म नहीं किया तो डेमोक्रेसी की एक इमारत जो है ध्वस्त कर देंगे लोग, और आज वही हो रहा है। आज दुनिया के जितने बड़े इंडेक्स हैं जो प्रामाणिक हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा एथेंटिक तो किसी नहीं हो सकता। आप उनके इंडेक्स देख लीजिए, आप मानव विकास सूचकांक में देख लीजिए इंडिया की स्थिति क्या है, आप डेमोक्रेसी के ग्राफ में देख लीजिए। अभी कुछ ही दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में डेमोक्रेसी का जो ग्राफ है वो 161/180 हो गया है। 180 मुल्कों में भारत की प्रेस फ्रीडम का जो इंडेक्स है वो 161वां है। भारत 161वां, और हम जो है भारत ये है कि भूटान, यहां तक कि पाकिस्तान, पिछले इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे नीचे था तो हम लोग बड़े सीना ठोक कर कहते थे वाह हमारा मुल्क पाकिस्तान से ऊपर है, लेकिन इस बार हम पाकिस्तान से भी नीचे चले गए, हम अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए। कमाल की बात है। और ये 161वें पोजीशन पर है। जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है 2023 का, उसमें भारत 108वें नंबर पर है। स्रोत कौन है सर? स्रोत क्या है? 108वां। सो यस, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, ये जो इंटरनेशनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूएन भी अप्रूव करता है उसका है। और 161वां 180 जो प्रेस इंडेक्स मैंने बताया वो है इस देश में, इस दुनिया में बहुत मशहूर पेरिस में फ्रांस का जो शहर है, वहाँ एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर दुनिया की जितने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे कंसल्टेशन और रिसर्च के बाद वो इंडेक्स जारी करता है। यूनाइटेड नेशन जारी करता है वो इंडेक्स जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, जिसमें इंडिया पिछली बार 131 के आसपास था। हो सकता है इस बार और गिरा हो, मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे पास नोट भी नहीं है, लेकिन गूगल पर आप जैसे ही जाएंगे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टाइप कीजिए, HDI जैसे ही आप टाइप करेंगे गूगल, आप सब लोग नौजवान लोग हैं पीछे बैठे हुए, आप टाइप कीजिए इंडिया पोजीशन इन HDI यूएन डाटा, आपको तुरंत मिल जाएगा, उसे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 136 देखिए बता रहे हैं, तो 136 है। तो मेरा ये कहना है कि ये स्थितियां अपने मुल्क में क्यों हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही हुई है, ये पहले से है। ये इसलिए हुई है कि हमारे जो आजादी के बाद जो सत्ता संचालन करने वाली शक्तियां थी लंबे समय तक जो रही और जो आज हैं, इन सब ने बाबा साहब, अभी आज जो है वो तो बाबा साहब के मूर्ति पर फूलमाला खूब चढ़ाते हैं, बाबा साहब के नाम पर बहुत सारी संस्थाएं बनाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा इसको इम्प्लीमेंट करने से उनको परहेज है। पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं बाबा साहब पर, लेकिन क्या बाबा साहब चाहते थे ये वो करना नहीं चाहते।
बाबा साहब चाहते क्या थे? बाबा साहब चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक विषमता खत्म की जाए, या खत्म ना हो तो मिनिमम रखी जाए, न्यूनतम रखी जाए। किसी भी मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे जरूरी चीज है कि सामाजिक आर्थिक विषमता न्यूनतम हो। फ्रांस की राज्य क्रांति, जिसने महानतम, दुनिया में महानतम राज्य जो क्रांति कही जाती है शुरुआती दौर की, वो फ्रांस की राज्य क्रांति है, और जिसके महान इंटेलेक्चुअल्स ने समता के बारे में, समानता के बारे में, फ्रेटर्निटी के बारे में, लिबर्टी के बारे में दुनिया को एक नया संदेश दिया और एक नई दार्शनिक जमीन तैयार की। फ्रांस की उस महान क्रांति ने भी माना था कि समानता का एक न्यूनतम लेवल अगर समाज में आप नहीं स्थापित करते तो यू कैनॉट बी ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हमने प्रियम्बुल में बाबा साहब ने कई बार एक्सप्लेन किया है कि हमने फ्रांस की राज्य क्रांति से बहुत कुछ सीखा समझा है, लेकिन हमने अपने प्रियम्बुल में जो फ्रीडम की बात की है, जो इक्वलिटी की बात की है, जो फ्रेटर्निटी की बात की है, उसे वहीं से लिया है, ऐसा नहीं है। हमने बुद्धिज्म से भी काफी प्रण किया है। ये बाबा साहब ने कहा है बुद्धिज्म के बारे में कि बुद्धिज्म की महान ट्रेडिशन से भी हमने इन मूल्यों को हासिल किया है और अपने संविधान में इनकॉर्पोरेट किया है। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बुल को देखते हैं दोस्तों, तो आपको हंसी आएगी कि कितना खूबसूरत संविधान है, कितना खूबसूरत प्रियम्बुल है, कितने अच्छे वायदे हैं, लेकिन आज तक हम उन वायदों का क्या कर रहे हैं? आप कल्पना कर सकते हैं? जो वायदे प्रियम्बुल में किए गए हैं उसका हम खुलेआम अवहेलना उसकी कर रहे हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। हमारे देश में पिछले कुछ दिनों से आर्टिकल 44 के बारे में काफी चर्चा की जाती है। आर्टिकल 44, और कहा जाता है कि समान नागरिक संहिता जो है वो लागू की जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी संविधान में आर्टिकल 39 भी है, और आर्टिकल 39 ये कहता है कि जितने रिसोर्स जितने हमारे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, पब्लिक जनता के जितने संसाधन हैं, उन सब पर जनता का यानी पब्लिक की ओनरशिप होनी चाहिए, और उसका इस तरह प्रबंधन किया जाना चाहिए कि वो कुछ हाथों में उसका संकेंद्रण न हो जाए। आर्टिकल 39 उठाकर देख लीजिए आप संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वो भी आता है, समान नागरिक संहिता भी आती है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 पर आपका इतना जोर है कि उसको लागू करेंगे, लागू कीजिए ना, लेकिन आर्टिकल 39 पर जोर क्यों नहीं है? आखिर नदी से लेकर के पहाड़ तक, खदान से लेकर के और तालाब पोखरे तक, शहर तक, जंगल तक, एयरपोर्ट तक, रेलवे तक, ट्रांसपोर्ट सर्विस जो क्या बोलते हैं, रोड जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो तक, सबका प्राइवेटाइजेशन क्यों भाई? सबका प्राइवेटाइजेशन क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? क्या व्यापारियों को खरबपति बनाना ही सरकार का काम है और जनता को विपन्न करना, जनता को गरीब करना? ये कौन सी संवैधानिकता है? तो बाबा साहब का सबसे बड़ा दोस्तों अमूल्य योगदान क्या है? अमूल्य योगदान क्या है? और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर आज रिलेवेंट हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम मिनिमम अपने समाज में न्यूनतम समानता नहीं कायम करते तो हम डेमोक्रेसी को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तब उनको माना गया कि ये लड़ाई को डाइवर्ट कर रहे हैं। राजनीतिक अगर आजादी हम जीत लेंगे तो अपने आप चीजें संभल जाएंगी। ये एक कांग्रेस की बुनियादी थिंकिंग थी कि जो कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं तो आज की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आजादी की लड़ाई के दीवाने थे और जिन्होंने भारत को आजाद कराया था और भारत की सरकार चला रहे थे। उन लोगों का मानना था कि हम आजाद हो जाएंगे, हम जब आजाद हो गए हैं तो चीजें सेटल हो जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। उनको नहीं मालूम था कि भविष्य में ऐसे भी लोग आ जाएंगे जो आपके विकास के पहिए को पीछे ले जाएंगे, और वही हुआ जिसका डर था बाबा साहब को। और बाबा साहब ने जब ये बात कही थी उस वक्त अगर नजरअंदाज न किया गया होता, उसके लिए एकाडेमिकली संशोधन किए गए होते, कामकाज के तौर तरीके बदले गए होते, तो आज भारत की वो स्थिति नहीं होती कि हम इस कदर
बेहाल नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया के नक्शे पर कि एक विशाल आबादी का मुल्क दुनिया में अपने ढंग से अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है, जहां पर भूख हंगर इंडेक्स में भी इंडिया जो है अफ्रीका के कई मुल्कों की बराबरी कर रहा है, कई मुल्कों से बराबरी कर रहा है, जहां पर खरबपतियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जिस स्पीड में खरबपतियों की संख्या बढ़ रही है उसी स्पीड में गरीबी भी बढ़ रही है। अब आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा जो मैं कहूंगा, लेकिन मैं इसका सोर्स कोट करता हूं, बगैर सोर्स के मैं कोई बात नहीं बोल रहा हूं। अपने मुल्क में 1922 में आया था इनकम टैक्स कानून, अगर मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात भी मैंने नोट नहीं किया है कहीं, लेकिन मेरे दिमाग में है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, गलत होगा तो मैं संशोधन कर दूंगा। इनकम टैक्स कानून आया था, उस वक्त भारत में जितनी गैर बराबरी अनइक्वलिटी, उससे ज्यादा अनइक्वलिटी आज है। कैन यू बिलीव? इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य वर्ग जो इतना खुशहाल आया है उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। जो सबसे ऊपर बैठे लोग हैं टॉप के लेवल पर, और जो सबसे नीचे बैठा आदमी है, जो हर शहर में जो झुग्गियों में जीता है रहता है, जिसके लिए बुलडोजर भी नाकाफी हो गए हैं, जब चाहे तब कोई पुलिस वाला ही उसको हटा देता है, न जाने कैसे कोई रहस्यमय कोई शक्ति आती है और पूरी झुग्गियों में आग लगाकर चली जाती है, लोग जल जाते हैं, उनके सामान जल जाते हैं, उनकी सब कुछ पहचान मिटा दी जाती है। तो जो गैर बराबरी का लेवल है, एक तरफ तो खरबपति बढ़े हैं और दूसरी तरफ गरीब बढ़े हैं। ये थॉमस पिकेटी को मैं कोट कर रहा हूं, जो दुनिया के इस समय जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, जाने माने। थॉमस पिकेटी के ग्रुप ने एक रिसर्च की है और थॉमस पिकेटी की जो नई किताब आई है उसमें यह आंकड़ा दिया गया है कि 1922-23 के आसपास जो भारत में गैर बराबरी थी, यानी अमीर और गरीब के बीच, उससे ज्यादा इस समय गहरी खाई है। ये भारत की असलियत है, इसलिए इस पर गर्व करने की जरूरत नहीं है, इसको रिजेक्ट करने की, इससे बचने की, इससे मुक्त होने की जरूरत है। और दोस्तों, ये महज संयोग नहीं है, ये महज संयोग नहीं है कि दुनिया के जितने देश हैं, यूरोपीय देशों की बात मैं कर रहा हूं, किन देशों की? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये जो मुल्क हैं, इन्हीं मुल्कों में डेमोक्रेसी का ग्राफ भी सबसे ऊपर आता है। हर साल जो इंडेक्स जारी होता है उसमें डेमोक्रेसी के इंडेक्स में ये मुल्क सबसे आगे होते हैं, और यही वो मुल्क हैं जहां पर असमानता सबसे कम है, प्रेस फ्रीडम भी सबसे अधिक है। इस बार जो प्रेस फ्रीडम का नया इंडेक्स जारी हुआ है, जहां तक मुझे याद है, उसमें भी डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, कोस्टारिका, एस्टोनिया, बेल्जियम, आयरलैंड, फिनलैंड, ये देश सबसे ऊपर है फ्रीडम ऑफ प्रेस में सबसे ऊपर है। और मजे की बात है कि आप डेमोक्रेसी का ग्राफ देख लीजिए, जो इंडेक्स जारी हुआ है उसमें भी यही देश सबसे ऊपर है। क्या इसका मतलब हुआ कि जिन देशों में डेमोक्रेसी बेहतर रहेगी उन देशों में प्रेस फ्रीडम भी बेहतर होगी, जिन देशों में असमानता कम होगी उन देशों में प्रेस फ्रीडम भी अच्छी होगी, डेमोक्रेसी भी अच्छी होगी। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन प्रेस फ्रीडम के मामले में, डेमोक्रेसी के मामले में और गैर बराबरी के मामले में उसका ग्राफ जो है यूरोप के इन मुल्कों से काफी खराब है। बाई चांस मुझे अमेरिका भी रहने का मौका मिला है और डेनमार्क में भी रहने का मौका मिला है, और मैंने दोनों के समाजों की अपनी आंखों से देखा है, समझने की कोशिश की है दोनों में क्यों फर्क है। अब आप कह सकते हैं कि डेनमार्क तो बहुत छोटा मुल्क है, अमेरिका तो बड़ा मुल्क है, वो सब ठीक है, लेकिन जो गवर्नेंस का मॉडल है, इसी की बात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लगातार अपने डिस्कोर्स में किया करते थे, जिसको कि उस समय आजादी की लड़ाई के दौरान और उसके बाद नहीं समझा गया। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं और फिर मैं कंक्लूड करूंगा धीरे धीरे, कि डॉक्टर अम्बेडकर को केवल ये देखने की कोशिश की गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, दलित आइकन थे, जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर का भारत के निर्माण में योगदान किसी और फ्रीडम फाइटर से अगर ज्यादा नहीं है तो कम तो बिल्कुल नहीं है। मैं सबकी बात कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं कि भारत में अम्बेडकर पर क्योंकि काम कम हुआ है, पढ़ाई लिखाई कम हुई है, रिसर्च कम हुई है, उनके बारे में धीरे धीरे सब चीजें सामने आ रही है। ये सारी चीजें मौजूद हैं इतिहास में, हमारे तथ्य में मौजूद है, लेकिन उनको दर्ज नहीं किया जाता।
अब जैसे उदाहरण के तौर पे बाबा साहब, आप लोगों को मालूम होगा कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे 1942 से 1946 के लिए। आप लोगों को मालूम है ना, इतिहास के जो विद्यार्थी होंगे जानते होंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बाबा साहब अंग्रेजों की काउंसिल में क्यों चले गए, ये तो गलत बात है जी, उनको तो लड़ना चाहिए था। लेकिन बाबा साहब ने अंग्रेजों की काउंसिल यानी मंत्रिमंडल 1942 टू 1946 वहां जाकर उन्होंने किया क्या, मैं आपको बताता हूं क्या क्या किया। बाबा साहब ने 20 जुलाई 1942 को ज्वाइन किया था काउंसिल, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसमें लेबर मेंबर थे, यानी भारत के लेबर मिनिस्टर। ट्रेड यूनियन कानून, महिलाओं के लिए समान वेतन समान भत्ता, ये जितने अधिकार थे बाबा साहब ने लेबर काउंसिल के लेबर मेंबर के तौर पे गिरवाया। और दोस्तों यही नहीं, इसी काउंसिल में रहते हुए उन्होंने न्यूनतम निर्धारित वेतन का जो कानून है, न्यूनतम निर्धारित वेतन का, मजदूरी इसको कहते हैं, ये भारत में पहला जो कानून आया वो अम्बेडकर ने लाया और पास हुआ। स्त्री पुरुष का समान वेतन जो अमेरिका में बहुत बाद में लागू हुआ, इंडिया में पहले लागू हो गया और वो अम्बेडकर ने कराया। द इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल बाबा साहब ने पास कराया। भारत के श्रमिक कानून, जो कांग्रेसी भी ट्रेड यूनियन मूवमेंट में है, कम्युनिस्ट भी है, सोशलिस्ट भी है, लेकिन ये जो पहला कानून भारत में लागू हुआ था वो बाबा साहब के कारण लागू हुआ था। और एक और बात आपको बता दूं, भारत में पहली ट्रेड यूनियन जो सबसे शानदार एक्सेलेंट परफॉर्मिंग ट्रेड यूनियन कौन सी थी? बॉम्बे की नगर महापालिका की वो ट्रेड यूनियन थी। उसके संस्थापक लेबर लीडर थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये कम लोग जानते हैं क्योंकि लिखा नहीं जाता, बताया नहीं जाता, खोजा नहीं जाता, क्योंकि अम्बेडकर है। इसके अलावा दोस्तों, खदान की महिला मजदूरों को पुरुष मजदूरों के बराबर वेतन और उनसे ज्यादा सुविधा, मातृत्व अवकाश और मातृत्व भत्ता दिलाने का काम अम्बेडकर ने किया। कैन यू बिलीव? हिंदू कोड बिल में जो असहमतियां कांग्रेस की रिजीम से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की थी, इसके बावजूद महिलाओं के लिए जितनी सुविधाएं दी गई वो सारा अम्बेडकर का योगदान है। इसलिए इस देश में चाहे महिला अपर कास्ट की हो, चाहे लोअर कास्ट की हो, सारी महिलाएं इस मुल्क की बाबा साहब के लिए मैं समझता हूं कि उनको नमन करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए कि बाबा साहब के कारण उनको ये सुविधा मिली है। None else, it was only and only बाबा साहब। एंड 8 घंटे की नौकरी, भारत में 8 घंटे की नौकरी का प्रावधान किसने दिया? ये किसी और रिजीम ने नहीं दिया। ये बाबा साहब जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे वायसराय की, उस वक्त बाबा साहब ने किया। और आज अपने देश की मौजूदा जो महान सरकारें हैं, राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित सरकारें, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर आमादा सरकारें, वो सरकारें 12 घंटे का काम दिला रही हैं लोगों को, जबरन 12 घंटे काम करा रही है और कह रही है कि हम भारत को गुरु बनाएंगे, विश्वनायक महानायक। 12 घंटे काम किसके लिए? अदानी के लिए, अंबानी के लिए। और बाबा साहब ने 8 घंटे काम कराने का प्रावधान कानून पास करा। दोस्तों, ये सब बाबा साहब की उपलब्धियां कुछ हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। ये सब अमेंडमेंट था या ये शुरुआत की थी? अमेंडमेंट नहीं था, अमेंडमेंट ट्रेड यूनियन कानून केवल था। 8 घंटे का ओरिजिनल था। दूसरी बात दोस्तों, बाबा साहब के दौर में एक बात और जो हुई बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये था कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बाबा साहब ने ये संविधान बनाया। ये अम्बेडकरवादी भी बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा ही। दलित समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स कई हैं वो भी इस तरह की बात लिख देते हैं या बोल देते हैं अपने भाषणों में कि ये संविधान बाबा साहब का है। दोस्तों, जितना मैंने इस संविधान को पढ़ा है और जितना बाबा साहब को समझा है, ये संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ
संविधान जरूर है, लेकिन बाबा साहब के सपनों का संविधान नहीं है। आपने बात समझी? बाबा साहब ने ड्राफ्टिंग इसकी की है। ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 लोग थे मेंबर, और 7 जो लोग थे उसमें कितने लोग थे जो बाबा साहब की विचारधारा के थे? आप देखिए जरा, बाबा साहब के साथ इस संविधान कमेटी में कौन कौन था, नाम सुन लीजिए। 7 सदस्यों की सूची थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन, डॉक्टर के एम मुंशी, ए के अयंगर, गोपालास्वामी एन गोपालास्वामी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खेतान। कितने लोग? ठीक है जी। अब बताइए कि इतने लोगों के बीच जो आमतौर पे कांग्रेस से आए थे, सभी के सभी लोग टोटल 292 संविधान सभा के मेंबर थे। तो 292 ये प्रांतीय जो कमेटियां थी, असेंबलीज, उनसे चुनकर आते थे। 93 जो मेंबर थे वो भारत के शाही परिवारों यानी घरानों से थे, जो राजघराने थे उनके नुमाइंदे थे। और 3 सदस्य जो थे वो 4 जो कमिश्नरियां थी सरकार की, उनमें से आए थे। तो कुल मिलाकर 389 मेंबर थे भारत की संविधान सभा में। कितने थे? 389। जो छात्र यहाँ बैठे हैं वो जरूर इसको नोट कर लें और देखिए, जाकर पढ़ें उसको। अंबेडकर को याद करने का मतलब चीजों को वैज्ञानिकता के साथ समझना है, केवल पूजा अर्चना करना नहीं है। अंबेडकर को समझोगे तभी इस देश को बदलोगे। तो अंबेडकर साहब ये जो 389 की सभा थी, संविधान सभा, उसमें इकलौते थे। इकलौते यानी पूरी जो संविधान सभा थी एक तरह की थी या 2 तरह की थी। भाई शाही घरानों के लोग थे और कांग्रेस के लोग थे। कम्युनिस्टों ने बायकॉट किया था, सोशलिस्टों ने भी बायकॉट कर दिया। हालांकि मैं कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों के बायकॉट को गलत मानता हूँ। एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते मेरा मानना है कि दोनों को संविधान सभा में चुनाव लड़ना चाहिए था और लड़कर आना चाहिए था, जिससे कि वो प्रिवेल कर सकें, अपनी बात को रख सकें और अमेंडमेंट करवा सकें अगर कोई ऐसी बात आ रही है जो उनको नहीं पसंद है। तो कम्युनिस्टों सोशलिस्टों दोनों ने गलती की। अच्छी बात है कि केटी शाह या मेहता जैसे कुछ लोग आ गए जो समाजवादी विचारधारा के थे और उन्होंने कांग्रेसियों के साथ काफी लड़ाई लड़ी संविधान सभा में। केटी शाह की बात मुझे याद आती है। ही वॉज ए वेरी ग्रेट ऑनरेबल मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उन्होंने आर्टिकल 39 पर जबरदस्त अभियान चलाया संविधान में, और जिसके कारण काफी फरियाद हुई कांग्रेस की। तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब ने आजादी की लड़ाई के दौरान जो काम किए थे उसके मुतल्लिक वो एक बेहतर संविधान चाहते थे। और यही कारण है कि भारत का जब संविधान सभा बैठी तो उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति फेडरेशन की तरफ से एक ड्राफ्ट पेश किया था। ये कम लोग जानते हैं। और जो ड्राफ्ट था उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या समझे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह उन्होंने भारत का नामकरण किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके वॉल्यूम संख्या 2 में होता है। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो, अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। एक सेकंड मैं देख के बताता हूँ, शायद मैंने कहीं लिखा है। आप लोगों के आने से पहले मैंने बाबा साहब के कुछ महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उनको नोट किया था, ताकि आपके सामने मैं कॉन्क्रीट ढंग से अपनी बात कह सकूं। यस, इसमें जो एक चैप्टर है इस खंड में उनके बारे में, उसका नाम है स्टेट एंड माइनॉरिटी। स्टेट एंड माइनॉरिटी का मतलब राज्य और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक से मतलब बुद्धिस्ट और सिख और मुसलमान नहीं है। उन्होंने अल्पसंख्यक कहा था दलित उत्पीड़ित समाजों के लिए। ठीक है, दलित उत्पीड़ित समाजों के लिए माइनॉरिटी की बात उन्होंने की थी। ये इंडिया में माइनॉरिटी की तरह है, यानी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसी की तरह है। और बाबा साहब ने उस चैप्टर में, बहुत लंबा चैप्टर है, उनके कलेक्टेड वर्क्स में आप पढ़ सकते हैं, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया था वो भारत का जो मौजूदा संविधान है उसके मुकाबले बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, लेकिन इतना उलझाऊ नहीं। भारत के संविधान को जब आप पढ़ते हैं तो आप इतनी उलझनों के बीच से गुजरते हैं कि जैसे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो
बस्तर का इलाका है, उसमें अबूझमाड़ एक अबूझमाड़ नाम सुना है? अबूझमाड़ का एक अबूझमाड़ नाम का जंगल है, एक ऐसा माड़ जो अबूझ है। तो भारत के संविधान को पढ़ते हुए कई बार इस बात का एहसास होता है कि कहीं कुछ कहा गया है, कहीं कुछ कहा गया, अबूझ जैसा लगता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अम्बेडकर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का संविधान है, इतना सरल है, इतना सहज है, इतना कॉन्क्रीट है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और उस संविधान में उन्होंने ऐसी बातें भी कही हैं जो संविधान लोग नहीं कर पाए। संविधान में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मेजॉरिटी जो थी कांग्रेस पार्टी की थी, या जो लिबरल्स थे, जो बड़े घरों से गए थे, एलीट थे समाज के, उन लोगों ने बनाया। और सच यह है कि भारत का वो एलीट ही था जो भारत की आजादी का इंटेलेक्चुअल लीडर था। तो कई बार डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि भारत का जो अस्पृश्य है, भारत का जो उत्पीड़ित तबका है, उसको आजादी की लड़ाई की अगुवाई का मौका ही नहीं मिल रहा है। जब एक महान अम्बेडकर को नहीं मिला तो आम लोगों को मिल ही कैसे सकता था? अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में उस दौर में अम्बेडकर से ज्यादा विद्वतापूर्ण समझ रखने वाला व्यक्ति कौन था? मैं नहीं जानता, मैं सबका आदर करता हूं, लेकिन उतना बड़ा विद्वान कौन था कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए चुनाव होने लगा कि भाई किसको नामांकित किया जाए, तो नेहरू और पटेल और आइगर ये सब लोग परेशान थे कि कौन किया जाए। तो उसमें फ्रांस, अमेरिका, वहां के भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को लिस्ट में डाला गया था। जब गांधी जी के पास ये लोग सजेशन लेकर गए कि अमुक व्यक्ति को चेयरमैन बनाया जाए तो बापू कैसा रहेगा, तो वो गांधी जो अम्बेडकर से हमेशा नाराज रहते थे, और वो अम्बेडकर जो गांधी पर अक्सर हमले करते रहते थे, उन्हीं गांधी ने नेहरू और पटेल को कहा कि कहां दूर देश के आदमी को घूम रहे हो लेकर लालटेन, अपने अम्बेडकर से बढ़िया ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन हो सकता है? एंड इट इज द एविडेंस ऑफ हिस्ट्री, ये इतिहास का एक साक्ष्य है कि डॉक्टर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन महात्मा गांधी के सजेशन पर बनाया गया। यह भी एक नई बात आपके सामने मैं आज पेश कर रहा हूं। तो इसको जरूर समझिए कि अम्बेडकर और गांधी के बीच में जो डिबेट थी, जो विवाद थे, उन विवादों के बावजूद दोनों का एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान था। जब यरोना जेल में महात्मा गांधी अवध निर्वाचक मंडल के मामले में अनशन पर बैठ गए और किसी कीमत पर वो हटने को तैयार नहीं थे अपने अनशन से, तब अम्बेडकर जो लिखते हैं, वो दिल्ली के तिरुमूर्ति लाइब्रेरी में अभी भी वो डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं आपको, और वो लिखते हैं कि मैं बाबू की जिंदगी को बहुत मूल्यवान समझता हूं, मैं हरगिज़ ये काम नहीं करूंगा जिससे उनकी जिंदगी प्रभावित हो। और अम्बेडकर अपने सपनों के उस महान फैसले को वापस कर लेते हैं और वो फिर रिजर्वेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये है अम्बेडकर। और भारत के संविधान में दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो एफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण की जो सैद्धांतिकी आई, वो सिर्फ इस देश के एक आदमी के कारण आई, और उस आदमी का नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहां तक कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग ओबीसी, जो हाल तक डॉक्टर अम्बेडकर को अपना नहीं समझते थे या डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ रहते थे, ओबीसी के लोग, ओबीसी का भारत में जो रिजर्वेशन आया है वो भले डॉक्टर वीपी सिंह के दौरान आया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद आया, लेकिन उसका रास्ता किसने बनाया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। आर्टिकल 340 के जरिए, भारत के संविधान की आर्टिकल 340 न होती तो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का संभव ही नहीं था। इट इज आर्टिकल 340 जो पाथ बनाती है भारत में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए। और ओबीसी का रिजर्वेशन का जो मसला था, बहुत कम लोगों को ये अंदाज है कि जब बाबा साहब ने नेहरू कैबिनेट से कानून मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया था, तो वो हिंदू कोड बिल के नाम पर नहीं केवल दिया था। हिंदू कोड बिल एक मुद्दा था, 3 मुद्दे थे उनके इस्तीफे के। वो इस्तीफे जो है वो अभी सुरक्षित है हमारे अभिलेखागारों में, इस्तीफे की कॉपी, और वो जो है आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, पढ़ने की जरूरत है। डॉक्टर अम्बेडकर का इस्तीफा जो भारत की सरकार से था कानून मंत्री के पद से, वो 3 मुद्दों पर था। पहला मुद्दा था हिंदू कोड बिल,
दूसरा मुद्दा था भारत की गलत विदेश नीति, और तीसरा मुद्दा था रिजर्वेशन का और आर्टिकल 340 की अनदेखी का। उन्होंने कहा कि जो समाज के अन्य उत्पीड़ित तबके हैं, अन्य उत्पीड़ित तबके, उनके आरक्षण का रास्ता साफ करने के लिए आर्टिकल 340 के तहत कमीशन बनाने की जो बात की गई थी, उस कमीशन बनाने की बात को मौजूदा सरकार नजरअंदाज कर रही है। ये आरोप लगाया नेहरू सरकार पर, और इसके बाद उन्होंने त्याग पत्र दिया था। ये थे अम्बेडकर। तो अम्बेडकर को एक पर्सपेक्टिव में समझा जाना चाहिए, एक पूरी मुकम्मल टोटलिटी में समझा जाना चाहिए। और दोस्तों, बिल्कुल आखिर में मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक मॉडल पेश किया था अम्बेडकर ने, जो उनके सपनों का संविधान था, उसकी कुछ बारीक चीजों को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा, इसका मतलब यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो आज का भारत का संविधान है, उसमें भी ये चीजें जोड़ना चाहते रहे होंगे, लेकिन उनके पास मेजॉरिटी नहीं, उनके पास मेजॉरिटी नहीं। वो चीजें कैसी आती? वो था इसी संविधान में, वो कहते हैं अपने संविधान में कि भारत में जितने प्रमुख उद्योग हैं, उपक्रम हैं, उन सबका स्वामित्व राज्य का होगा। राज्य मतलब राज्य सरकार नहीं, स्टेट, इंडियन स्टेट, यानी जो पब्लिक सेक्टर में सारे उपक्रम होंगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि फ्रांस में जो बातें कही गई थी क्रांति के दौरान, वो जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन रूस में जो बातें कही गई थी वो, 1949 की चीनी क्रांति में जो बातें कही गई थी वो, और डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात में कितनी समानता है। दूसरी बात जो उन्होंने बात एक कही, जिसका चौथा पैरा है, चौथा पैरा, कृषि जो है भारत में वो राज्य का उद्योग होगी। ये उनकी लाइन में बोल रहा हूं, कृषि राज्य का उद्योग होगी। राज्य अर्जित भूमि को मानक आकार में फार्मों में बांटकर गांव के निवासियों को पट्टेदार के रूप में राज्य बांटेगा। फॉर्म पर खेती बाड़ी सामूहिक फॉर्म के रूप में होगी। ये अद्भुत रिफॉर्म का मॉडल था दोस्तों, और ये लैंड टू द टीलर जो कम्युनिस्टों का आह्वान एक नारा होता है, उससे भी ज्यादा रेडिकल था। और अगर ये लैंड रिफॉर्म्स मुकम्मल होता, अगर ये लागू होता, तो भारत में जाति व्यवस्था को तोड़ने में भी बहुत आसानी होती, क्योंकि सामंती भूमि संरचना भारत में जाति व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत ज्यादा मददगार रही है। लेकिन अम्बेडकर की इस बात को कौन सुनता और कौन सुनेगा? और दोस्तों, उन्होंने एक बात, दो बातें और कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। पहली बात कास्ट के बारे में। इस पर दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप लोग, इस विश्वविद्यालय के लोग जो बाबा साहब के नाम पर बने विश्वविद्यालय के छात्र शिक्षक हैं, एनिलेशन ऑफ कास्ट जरूर अपने पास घर पे रखिए। जाति का विनाश जो किताब है वो इस देश की महानतम पुस्तिका है। ये एक भाषण था जो नहीं हो सका, उस किताब को जरूर पढ़िए। इस देश का कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है, कोई ऐसा महान ग्रंथ नहीं है जिसमें इतनी क्षमता भारत में डेमोक्रेसी बनाने की है जितनी जाति का विनाश में। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो व्यक्ति कह रहा है, इसने गीता भी पढ़ा है, कुरान भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ा है, रामायण भी पढ़ा है। इसलिए मैं इसको ईमानदारी से अपनी बात कह रहा हूं, अपने दिल से कह रहा हूं कि जाति का विनाश जो पुस्तिका है वो किसी धर्म ग्रंथ से भारत के डेमोक्रेसी के लिए, रिपब्लिक बनाने के लिए ज्यादा महान किताब है। और वो जातियों के खिलाफ है, वो किसी जाति के पक्ष में नहीं है, वो जातियों के दंश को सबसे बेहतर ढंग से समझती है। तो एक तो इस बात को कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि उनका कहना था कि इस देश में डेमोक्रेसी सर्वाइव भी नहीं कर सकती अगर वर्ण व्यवस्था जारी रहती है। वर्ण व्यवस्था के जारी रहते हुए डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन एनी सोसाइटी वेदर इट इज इंडिया और एनी अदर कंट्री। और वो बात सच साबित हो रही है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, जो मेरे आज के वक्तव्य का आखिरी बात है, इस समय तमाम रंग बिरंगे बाबा आपके समाज में घूम रहे हैं। ये वो देश, इस देश का ये वो प्रदेश है जहां महानतम बाबा पैदा हुए, और अगर पैदा नहीं हुए तो आकर यहां काम किए। एक थे बाबा साहिलानंद सरस्वती, हमारे जिले में पैदा हुए जहां मेरी पैदाइश हुई, गाजीपुर।
मेरे जिले से आकर बिहार में उन्होंने काम किया, किसानों में अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई में किसानों का साथ किया, यहां तक कि बाद के दिनों में भी जूझते रहे और किसानों के मसीहा बन गए। एक बाबा वो थे, क्या पढ़ाई लिखाई व्यक्ति की थी, क्या योग्यता थी, क्या भाषा थी, क्या गरिमा थी, क्या महानता थी, क्या दिव्यता थी। एक और बाबा हुए जो मेरे पड़ोस में हुए पैदा, उनका नाम था बाबा राहुल सत्यनारायण। वो भी आपके बिहार की कर्मभूमि पर रहे, इसी बिहार की कर्मभूमि पर, और जिन पर मैंने एमफिल किया है। मेरा जो एमफिल डिसर्टेशन है वो राहुल सत्यनारायण पर है। वाणी प्रकाशन से किताब भी छपी है मेरी 1993 में राहुल जी पर। और वो राहुल बिहार की कर्मभूमि बिहार को बनाया। और आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक है बिहार के लिए कि वहां ऐसे ऐसे बाबा आ रहे हैं, इन बाबाओं के प्रदेश में, इन बाबाओं की कर्मभूमि में, जिन्हें न शब्द मालूम है, न अर्थ मालूम है, जिन्हें न समाज मालूम है, न वेद मालूम है, जिन्हें न ईश्वर के बारे में मालूम है, न प्रजा के बारे में मालूम है, जिन्हें न धर्म के बारे में मालूम है, न कर्म के बारे में मालूम है। बस वे राजनीति के झुंझुने, वो किसी न किसी राजनीति के झुंझुने, और ऐसे झुंझुनों से सावधान रहने की जरूरत है। जो खुलेआम कह रहा है, खुलेआम कह रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कमाल है, मैं नाम नहीं लेता, मैं अच्छे लोगों का नाम लेता हूं, विद्वानों का नाम लेता हूं, माफ कीजिएगा मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। लेकिन पंजाब में ऐसा ही एक व्यक्ति खालिस्तान की बात करता है तो देशद्रोही बनाकर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और एक आदमी बिहार में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में घूम घूम कर कहता है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा और उसे सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। कमाल, आरती उतारी जाती है बड़े बड़े लोगों द्वारा। कमाल है, कमाल है, बेशर्मी की हद है। एक ऐसे राज्य में जहां सहजानंद, जहां राहुल सत्यनारायण की जो कर्मभूमि है, जहां इस कैंपस में दिनकर जी की मूर्ति मैंने मॉर्निंग वॉक में देखी है, जहां पर राम वृक्ष गरीबपुरी हुए, जहां पर एक से एक महान लोग हुए, कर्पूरी ठाकुर जी हुए, जहां भूपेंद्र नारायण मंडल हुए, जहां शिवरानी जी का भी मैंने देखा। आप ऐसे प्रदेश के हैं तो आपको अपनी गौरवशाली परंपरा पर कोई शर्म नहीं है कि कैसे वो उस पर धब्बे लगाए जा रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है, मुझे तो आश्चर्य होता है। तो दोस्तों, हिंदू राष्ट्र के बारे में अम्बेडकर का क्या कहना था, ये कहकर मैं अपनी बात आज खत्म करूंगा। दोस्तों, अम्बेडकर ने अपने खंड 15 में कलेक्टेड वर्क्स का वॉल्यूम नंबर 15 जरूर आप लोग पढ़िए। वॉल्यूम नंबर 15 बाबा साहब कलेक्टेड वर्क्स, उसमें उन्होंने हिंदी का, उसमें उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में हिंदू राष्ट्र भारत बनता है, जरा पीछे आवाज नहीं भाई, बिल्कुल आखिर में अंत कर रहा हूं। वो कहते हैं कि भारत अगर वास्तव में हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो वह निस्संदेह इस देश पर एक बड़ा खतरा होगा। हिंदू कुछ भी कहें, लेकिन उनका जो हिंदुत्व है वो स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के लिए खतरा है। ये बाबा साहब कह रहे हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि हिंदुत्व स्वतंत्रता, समता, भाईचारे के खिलाफ है। ये जो हिंदुत्व है और इसको हर कीमत पर रोका जाना चाहिए, हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। और अंत में बाबा साहब कहते हैं कि यद्यपि अपने समय के दौर के बारे में कहते हैं, यहीं पर मैं खत्म भी करना चाहता हूं कि यद्यपि भारत आजकल एक राजनीतिक पागलखाना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब कह रहे हैं, यद्यपि भारत आजकल एक राजनीतिक पागलखाना है, फिर भी मैं आशा करता हूं कि इस देश में पर्याप्त लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पर्याप्त लोग बुद्धिमान हैं। यानी राजनीतिक पागलखाना करार दे रहे हैं देश को, लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी यहाँ बुद्धिमान लोग बहुत हैं, ये बाबा साहब कहते हैं। तो दोस्तों, मैं भी मानता हूं कि राजनीति में पागलखाना बहुत बढ़ गया है, लेकिन इस देश में बुद्धिमानों की कमी नहीं है। और हर वर्ण, हर जात, हर समाज, हर धर्म में सब में अच्छे लोग हैं। जरूरत इस बात की है कि हर जाति, हर बिरादरी, हर समाज, हर प्रदेश के अच्छे लोग यूनाइट हों और यूनाइट होकर देश को बचाएं, क्योंकि देश वाकई खतरे में है। ये केवल नारा नहीं है कि देश खतरे में है, सचमुच खतरे में है।
डिसइंटीग्रेट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डेमोक्रेसी डिसइंटीग्रेट हो रही है, विघटन डेमोक्रेसी का हो रहा है, और वो एक देश के लिए बड़ा खतरा है। अगर आप संविधान को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, तो बाबा साहब के इन शब्दों पर ध्यान देना होगा, जिससे कि हम ताकत बटोर सकें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। राजनीतिक पागलखाना में अम्बेडकर को समझोगे तभी देश को बदल सकोगे। अभी आपने सुना हमारे बीच दिल्ली से आए इंटरनेशनल स्तर के जर्नलिस्ट मान्यवर उर्मिलेश साहब को अभी हम सुन रहे थे, और 1 घंटा से अधिक उन्होंने इस कार्यक्रम में समय दिया।